हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 देखा था। तो उससे पहले भाई अगर आप 11th 12th IIT जेईई नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे आपको 11th 12th इन सभी के क्या मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस पे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है सॉलिड स्टेट की तो जरूर देख लेना जाके, नहीं तो फिर कुछ भी मजा नहीं आएगा। पूरा ऑर्डर वाइज ये क्लास देखना, एकदम से मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई सॉलिड स्टेट की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में भाई क्या क्या पढ़ाया था मैंने, एक बार रिवीजन करवाऊंगा मैं फटाफट से, एक बार रिवीजन करवाऊंगा फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो भाई हमारे पास क्या निकला था, मैटर। मैटर्स को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था किस किस में भाई, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। इस सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। क्रिस्टलाइन, एक को हमने बोला था क्रिस्टलाइन और एक को हमने बोला था अमॉर्फस। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस जान लिया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वहां पे एटम्स की जो पोजीशन होती है वो वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के थे, यहां पे शार्प मेल्टिंग और शार्प मेल्टिंग पॉइंट थे, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन शार्प थी यहां पे। उसके बाद भाई आप इनकी बात करोगे तो एनआइसोट्रोपी हो गया। इनके एग्जांपल मैंने दिए थे NaCl। अगर आप इन्हें कट करते हो तो यहां पे आपको नाइस कट दिखते हैं, मतलब शार्प, मतलब जो क्लीवेज करोगे वो काफी अच्छा क्लीवेज रहता है। अमॉर्फस में क्या था, एटम्स। हाँ एक पॉइंट और, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर थे, ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर थे भाई, ये बात भी आप ध्यान को रखनी है। तो ये सारे पॉइंट, तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया गया है, वो सारे पॉइंट्स मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये भी 4 टाइप का था। कौन कौन सा भाई, एक को मॉलिक्यूलर बोला था। अब मॉलिक्यूलर के भी 3 पार्ट निकले थे, कौन कौन से, एक नॉन पोलर था, है ना, एक नॉन पोलर था, एक आपका पोलर था और एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला आयनिक था, ये पढ़ाया नहीं था आपको, अभी पढ़ाएंगे इसी क्लास में और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं कंसेप्ट करवाऊंगा साथ में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बच्चों के लिए आपको जेईई के, नीट के प्रीवियस ईयर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी कोर्स के लास्ट में। ठीक है, जो सिलेबस वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चा जेईई देगा, जो बच्चा नीट देगा, सीधी सी बात वो 12th का एग्जाम भी देगा या फिर वो दे चुका होगा। और काफी बार क्वेश्चन जेईई मेन में या फिर नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहां पे दूंगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था भाई। अब हमें मॉलिक्यूलर के बारे में हमने काफी पढ़ा था, अगर आपको डिटेल जानना तो लास्ट लेक्चर देखिए। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं, हमारे यहां पे स्लाइड से हम आते हैं आगे। तो पहले तो मैं सबसे पहले यहां पे आपको वही पॉइंट्स, सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 2 है ये हमारी। उसके बाद देखो ये रहे जी पॉइंट्स हमारे, है ना, ये सारे पॉइंट्स आ गए। ये डिफरेंशिएट आपको करना था, है ना, ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से लिए मैंने एज इट इज पूरी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का ही ज्यादा पढ़ना है यहां पे। तो देखो भाई यहां पे प्रॉपर्टीज बोली गई है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। उसके बाद देखो यहां पे पहले बोला गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और फिर बोला गया अमॉर्फस सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज। रिवाइज हो जाएगा फटाफट से। सबसे पहले भाई शेप की बात करोगे तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है और मेल्ट एट शार्प पॉइंट मैंने समझाया था। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, है ना, एक टेम्परेचर पे ही आपका मेल्ट हो
हो जाते हैं ये बातें। इनकी इर्रेगुलर शेप होती है भाई, है ना, बताया था, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं ना, कुछ पता ही नहीं, तो वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है ना। एंड ये आपका सॉफ्टन हो रहा है रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने बताया था कि यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो व्हेन कट विद शार्प एज्ड टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अरे भाई देखो, एक तो आप चौक को तोड़ के देखना कभी, और एक आप मार्बल को तोड़ के देखना। अरे हैं तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं, लेकिन चौक उबड़ खाबड़ टूटेगा, और मार्बल जो है बेसिकली किस टाइप से टूटेगा, बिल्कुल एक क्लीवेज आपको दिखाई देगी अच्छे से, है ना। उसके ऊपर अगर हाथ लगा के देखोगे तो लगेगा यार बिल्कुल एक तरीके से ये तो काटा गया है, तोड़ा गया है, लेकिन चौक उबड़ खाबड़, चौक अमोर्फस का एग्जांपल होता है, ठीक है भैया। when cut with a sharp edge tool they cut into two pieces with irregular surfaces। तो यहां पे irregular surfaces क्यों होती हैं भाई? अगर आपसे कोई पूछे कि irregular surfaces क्यों होती, आ जाओ जी एक्सप्लेनेशन अपने पास। तो देखो कैसे, यहां पे देखो ये एटम्स इस तरीके से होते हैं, यहां पे वेल ऑर्गेनाइज वेल डिफाइंड होते हैं यहां पे, है ना, ये एटम्स तो यहां पे होते हैं। मान लो अगर आप यहां से कट करोगे, अगर आप यहां से कट करोगे तो कैसे कट कर रहे होगे भाई? मान लो आपने यहां से कट कर दिया तो ये तो होगा ना कि ये भी आधा कट हुआ, ये भी आधा कट हुआ, या जैसे भी कट करोगे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो आएगी ना एटम्स की। बट इसमें क्या होने वाला भाई? इसमें ऊपर देख लो क्या होगा, यहां पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो देखो ऐसे है नहीं बेसिकली। यहां पे कैसे होते हैं? यहां पे कि भाई दो चार यहां पे पड़े हैं, दो चार यहां पे पड़े हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। अगर आप इसको काटने जाओगे तो कैसे कटेगा भाई? मान लो यहां से काटोगे तो देखो भाई कोई तो आपका थोड़ा सा कटा, कोई बिल्कुल भी नहीं कटा, और कोई पूरा ही कट गया। समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिकली जो होती है ना क्लीवेज प्रॉपर्टी, काटने के बाद, तोड़ने के बाद, ये आपका इन एटम्स की अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करती है ना। ये आपका इन एटम्स की अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करती है। अच्छा जी, आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा भाई? आओ डिस्कस करते हैं उसको भी काफी अच्छे तरीके से। तो है भाई हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने बताया था कि व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन। जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है भाई? क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा हीट देनी पड़ती है ना। तो दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट थे वैसे ही ये इनके नहीं होते, दे हैव डू नॉट, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, समझाया था मैंने काफी कल डिटेल में। ये आपका आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये ट्रू सॉलिड कहे जाते हैं, ये सच में ही सॉलिड होते हैं, लेकिन इन्हें हम क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये भी मैंने समझाया था। ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो भाई ये आपका बेसिक आइडिया था, समझाना था मैंने। तो ये पूरा क्वेश्चन आता भाई आपके सीबीएसई के एग्जाम में, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम से। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं जी? क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए भाई मैंने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए मैंने सारे। देखो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं भाई? क्यों होते हैं सॉलिड रिजिड? रीजन क्या भाई? इनकी यहां पे एटम्स, है ना, इनके एटम्स के अंदर जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है उसी की वजह से, है ना। सॉलिड के बारे में कुछ भी पूछे, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है, रिजिड क्यों होते हैं, इनकंप्रेसिबल क्यों होते हैं, एक ही बात लिख देना कि यहां के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, यहां पे जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, इसीलिए वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। ये सारी बातें, एक ही रीजन है इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का भी, कि सॉलिड, रिजिड या फिर आपका डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है। तो रीजन है कि यहां पे जो इनके एटम्स होते हैं उनमें क्या होता भाई? यहां के एटम्स में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वो मैक्सिमम होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1.3। देखो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एनसीईआरटी के हैं, आप उठा के देख सकते हो, देख लीजिएगा। क्लासिफाई द फ्लोइंग अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताओ भाई इनमें से कौन कौन से तो अमोर्फस है और कौन कौन से क्रिस्टलाइन है। देखो पॉलीयूरिथीन है भाई, पॉलीयूरिथीन, देखो नाम से ही पता लग रहा, पॉलीथीन जैसी फीलिंग आ रही ना, पॉली
पॉलीथीन जैसे फीलिंग आ रही है, हालांकि ये प्यूरिथीन, ये आपका पॉलीयूरेथीन होता है, ये एक आपका पॉलीमर होता है भाई बेसिकली, है ना, ये क्या होता है कि पॉलीमर होता है। तो ये जो एग्जांपल भाई अमोर्फस का एग्जांपल होता है, ये किसका एग्जांपल होता है, अमोर्फस। तो पॉलीयूरेथीन अमोर्फस है। उसके बाद भाई नैप्थलीन, ये भी आपका किसका एग्जांपल है भाई, ये भी अमोर्फस का ही एग्जांपल होता है नैप्थलीन, ठीक है, ये भी आपका अमोर्फस सॉलिड नैप्थलीन। तो उसके बाद बेंजोइक एसिड, अगर इस बेंजोइक एसिड की बात करोगे तो ये आपका एग्जांपल होता है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये आपका एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर होता है भाई, टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है भाई, ये भी अमोर्फस हो जाएगा, ये भी आपका अमोर्फस हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, देखो भाई पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब होता है KNO3, KNO3। तो ये जो KNO3 है, यहां पे देखो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेलोफेन, ये भी आपका अमोर्फस होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलेगा, ये PVC बोलते हैं, PVC। तो जितने भी लगभग आपके पॉलीमर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं भाई, अमोर्फस। तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी। फाइबर ग्लास, ग्लास तो भाई ग्लास ही होता है ना, ग्लास का बोले तो ग्लास बोलोगे तो क्या बोलोगे कि ये भी हमारा कैसा होता है भाई, ग्लास भी हमारा कैसा होता है, अमोर्फस होता है। कॉपर जो है, कॉपर वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। कॉपर कैसा, क्रिस्टलाइन। तो यहां 3 तो क्रिस्टलाइन है और बाकी सारे कैसे हैं भाई, यहां पे 3 क्रिस्टलाइन है और बाकी सारे कैसे हैं, यहां पे अमोर्फस। कौन कौन से हैं जी क्रिस्टलाइन, तो भाई मेंशन कर देता हूं, देखो क्रिस्टलाइन कौन कौन से हैं। तो भाई एक आपका बेंजोइक एसिड हो गया, एक पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और एक कॉपर हो गया। तो ये आपके क्रिस्टलाइन है, बाकी सारे यहां पे अमोर्फस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। अरे याद करो एग्जांपल लास्ट क्लास का, पुरानी बसेस के शीशे है ना बंद नहीं होते थे, खिड़कियां बंद नहीं होती थी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स की, रीजन क्या था, है ना, ग्लास एक क्या भाई, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ग्लास क्या है हमारा, अमोर्फस सॉलिड है। ग्लास क्या भाई हमारा, देखो भाई यहां पे ग्लास क्या है हमारा, अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है। अगर ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड है, इसका मतलब वो क्या होगा भाई, है ना, इसका मतलब देखो इसीलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, रियलिटी में ये लिक्विड होते हैं, इनको इतना ठंडा कर देते हैं कि ये सॉलिड बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग द ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड एंड व्हाट वुड इट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी। बोला है कि सेम वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आइसोट्रोपी। इसको क्या बोला जाता है आपका, आइसोट्रोपी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी। और आइसोट्रोपी कौन शो करते हैं भाई, अमोर्फस। कौन शो करेंगे, अमोर्फस शो करेंगे, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होगी, जब आप इन्हें काटोगे तो यहां पे आपको अनडिफाइंड शेप मिलेगी, अनडिफाइंड शेप मिलेगी, है ना। तो यहां पे जो क्लीवेज होगा वो इतना अच्छा होने वाला नहीं है। चले भाई क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने, जितने कंसेप्ट करवाए उनके क्वेश्चन भी करवा दिए। वैसे मैंने पीपीटी में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवा दिए। चलो भाई अब हम अगर हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हम बात करेंगे यहां पे। कल मैंने आपको, देखो भाई इससे पहले मैं वापस चलता हूं एक बार दोबारा से और मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, मैं दोबारा से वापस चलूंगा। पहले तो देखो भाई यहां पे, है ना, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो कितने टाइप के थे, वही 4 टाइप के। कितने टाइप के थे, 4 टाइप के। कौन कौन से थे जी, सबसे पहला नाम वहां पे लिखा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर मैंने यहां पे लिखा था आपका आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर मैं यहां पे बोल सकता हूं भाई मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और लास्ट में एक और आपका बताया था मैंने, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट, कोवलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको किन किन बेसिस पे इनको बांट दिया था भाई हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, जो इनके बेसिक पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि ये भी अपना 3 टाइप्स का, यहां पे सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये मॉलिक्यूल से बनते हैं भाई। किससे बनेंगे, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं भाई, एटम से। 2 एटम जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 या 2 से एटम्स
जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। आयोनिक की बात करोगे तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस थे, वही आयंस थे, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटालिक में मेटल्स थी, मेटल है ना, और यहां पे आपका जो भी एटम थे बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन टाइप का पढ़ाया था मैंने कल आपको कि नॉन पोलर वो बोले थे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, पोलर वो बोले थे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना, उसे ही बोलते थे। ये सारे आपका बैड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, बैड कंडक्टर थे, सॉफ्ट थे सारे, क्योंकि यहां पे बहुत ही वीक टाइप की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है इनके बीच में, सारे सॉफ्ट थे, बैड कंडक्टर थे, सॉलिड वाले कोई खास प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। चलो जी, अब बात करते हैं आयनिक, और पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमने वाला है हमारा कि हम आयनिक में भी देखो, सबसे पहले सॉलिड, सबसे पहले मैटर, मैटर में सॉलिड, सॉलिड में क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन में भी जो सबसे ज्यादा बात करेंगे वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। देखो भाई, चलो आ गई समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि अब हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड्स की बात करेंगे। तो देखो भाई, आयोनिक सॉलिड का मतलब क्या हो जाता है यहां पे? आयोनिक सॉलिड का मतलब है कि आयंस मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अरे भाई Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, आपका देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक आपका क्या होता है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैंने पढ़ा दिया था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन में भी किस टाइप का भाई? आयनिक है। क्रिस्टलाइन में भी ये किस टाइप का सॉलिड है? आयनिक। अब देखो यार, आपको पढ़ाया जाता है कि जो सबसे स्टेबल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। सबसे स्टेबल जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये Na पॉजिटिव है और ये आपका Cl नेगेटिव, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है भाई? इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? इनके बीच में ये ऐसा होता नहीं है, दिखाते नहीं कभी भी आयनिक बॉन्ड को। तो यहां पे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये वाली आपकी जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। इसीलिए भाई जो आयनिक सॉलिड होते हैं आपके, वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड। कोई पूछ ले भाई बताओ आयनिक सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं, तो कह देना जी आयनिक सॉलिड में जो आयंस होते हैं ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। आयोनिक बॉन्ड होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड एंड सबसे स्टेबल बॉन्ड होते हैं, तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है भाई, अगर हार्ड है तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अगर ये हार्ड है तो हाई MP एंड BP है ना। MP एंड BP का मतलब हार्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे ना, तो सॉलिड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट मोल्टन स्टेट में, मोल्ट मतलब मेल्ट कर दिया, सॉलिड को मेल्ट कर दिया, बट इन मोल्टन स्टेट दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, कब? मेल्ट करने पे। ऐसा क्यों हो गया जी? देखो भाई, है ना, पूरी कहानी समझा सकता हूं। देखो इलेक्ट्रिक, अगर आप बात करोगे ना कंडक्टिविटी की, तो बेसिकली दो टाइप के कंडक्टर होते हैं हमारे पास। कंडक्टर दो टाइप के, कौन से भाई? एक को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और एक को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रोलाइटिक। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक में तो हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पता करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक में तो हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पता करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो हम कह देते हैं कि भाई वो आपका कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। ऐसा जनरली मेटल्स में देखने को मिलता है, ऐसा जनरली मेटल्स में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में जो कंडक्टेंस आपका जो देखा जाता है, आपका जो कंडक्टेंस देखा जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस की मूवमेंट पे देखा जाता है। अगर आयंस की मूवमेंट हो रही होगी, अगर आयंस की मूवमेंट और हो रही है, वहां पे आयंस मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यस आयंस की मूवमेंट है, तो इसलिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इस टाइप के कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, यहां पे इसका मतलब, अरे जब वो सॉलिड स्टेट में रहा होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी।
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को छोड़ने को तैयार नहीं, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव को छोड़ने को तैयार नहीं, है ना, है ना। अब क्या हो गया, अब हमने क्या दिया, टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से वो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर वो बॉन्ड टूट जाएगा तो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, है ना। आपने ऐसे एग्जांपल बहुत देखे होंगे हमारे समाज में, है ना, कि दो लोग बड़े जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि कब इनको अलग किया जाए, है ना, कब इनकी दोस्ती को तोड़ दें, है ना। तो यहां पे भाई टेम्परेचर क्या करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को क्या कहेगा जी, है ना, इनको तोड़ देगा। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेल्ट करने का मतलब, मोल्टन का मतलब क्या कि मेल्ट कर दिया। अगर मेल्ट कर दिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अब दूर दूर हो जाएंगे। अब ये आयंस अलग मूवमेंट दिखाएगा, ये आयंस अलग मूवमेंट दिखाएगा, और इनकी वजह से कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर हो जाएंगे। अरे समझ में आ गया क्या सभी को, समझ में आ गया। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ, देखो हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग, बैड कंडक्टर सॉलिड में, लेकिन गुड कंडक्टर हो जाएंगे मोल्टन में। उसके बाद भाई इसके एग्जांपल, इसका एग्जांपल सबसे पहला तो NaCl लिखा हुआ है, CaF2 लिख लो भाई, CaF2। उसके बाद भाई आपका ZnS लिख लो, ZnS। उसके बाद आपका Na2O लिख लो। बहुत सारे एग्जांपल, जहां पे भी आयंस दिखें, जहां पे भी आप चार्ज को देखो, इसको मैं अलग कर सकता हूं, Ca2 पॉजिटिव को मैं कह सकता हूं यस अकेला, है ना। तो जहां पे भी आपको चार्ज दिखे कि आयंस है, तो वो आपका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो भाई पूरी कहानी मैंने समझाई। अब आओ भाई हम स्लाइड्स की हेल्प से समझते हैं, है ना। तो देखो ये स्लाइड्स क्या कहती हैं, सुन लेते हैं। आयोनिक सॉलिड की अगर बात करोगे तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपका आयोनिक सॉलिड्स में वो क्या होते हैं भाई, है ना। तो देखो यहां पे स्मॉल, देखो स्मॉल साइज पॉजिटिवली चार्ज कटायंस होते हैं, और इनके साथ साथ में ही आपका लार्ज साइज के अनायंस रहेंगे। देखो ये कटायन, मैंने बताया भी था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया जाता है कि कटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है, रिलेटिवली ग्रेटर साइज नेगेटिवली चार्ज से जुड़े हुए होंगे। यानी कि ये NaCl, KCl, ये आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हैं सारे। जैसे कि NaCl, ये इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल में तो ये FCC। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं FCC? अरे भाई आपको याद भी तो करवाना है। अब एक पॉइंट को 2 बार बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आपको याद भी तो करवाना है ना, इसलिए बता रहा हूं बार बार मैं, ठीक है। तो देख लो भाई ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया भाई, एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, है ना। यहां पे देखो ये होता है 3 डायमेंशनल इसकी स्ट्रक्चर। मैं जो बार बार FCC कह रहा हूं ना, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वहां पे एक Na पॉजिटिव 6 क्लोरीन से घिरा हुआ होता है, एक क्लोरीन 6 Na पॉजिटिव से। तो ये जो आपको नजर आ रहा ना यहाँ पे बड़ा साइज का, ये क्या आपका Cl नेगेटिव, ये क्या है भाई आपका Cl नेगेटिव है। तो ये क्या आपका Cl नेगेटिव है। देखो एक यहां पे ये रहा जी Na पॉजिटिव, एक ये रहा जी, एक आपका ये रहा यहां पे, तो एक ये रहा भाई इसका यहां पे, और कहा जी, ये तो 3 ही दिख रहे हैं, आप तो कह रहे थे 6। अरे भाई एक ऐसे ही ऊपर भी होता है, एक ऐसे यहां पे भी होता है, और एक ऐसे यहां पे भी होता है। तो एक क्लोरीन 6 से गिरा होता है। इसको एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर को मैं, तो ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, इन पोजीशन को भी बताऊंगा कि ये कॉर्नर होता है, ये एज लेंथ होती है, एज सेंटर बोलते हैं इसे, है ना, ये आपका बॉडी का सेंटर, इनको सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गई भाई हमारी किसकी, NaCl की, किसकी भाई, NaCl की। आगे आ जाओ भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ये बताया मैंने, ये इसकी स्ट्रक्चर यहां पे चली जाती है भाई। आयनिक सॉलिड आर फॉर्म्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है। तो यहां पे देख लो इनके बीच में क्या है आपका, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे क्या है इनके बीच में Na पॉजिटिव ने, है ना। तो ये अपोजिटली चार्ज हो गए भाई, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस ऑफ सेम चार्ज में रिपल्सन अपोजिट में, है ना। इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ Cl नेगेटिव। तो जितने Na पॉजिटिव होते हैं ना उतने ही Cl नेगेटिव होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता, बना रहता, काफी स्टेबल होता है ना। जितने बुरे हैं उतने ही अच्छे हैं, है ना। तो अच्छे बुरे को अच्छा बना देते हैं, समझ लो ऐसा, बॉन्डिंग अच्छी चलती है। अगर सारे अच्छे होंगे तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है भाई। चलो भाई ये बात सभी को समझ में आ गई। The total charge in the ionic solid as well balanced, they are electrical neutral, ये electrical neutral होते हैं भाई। उसके बाद if you look at any face of an NaCl structure, अगर किसी फेस को देखें तो क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे, है ना। इसके किसी फेस को उठा लो भाई, ये मैंने एक फेस यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे उठाया, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं,
चार, देखो 1 2 3 4 5 क्लोरीन नजर आ रहे हैं, 5 क्लोरीन और 4 Na पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं। तो अनायन इज सराउंडेड बाय कैटायन। तो देखो भाई जो ये अनायन दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला Cl नेगेटिव, ये कैटायन से घिरा हुआ है, कैटायन से घिरा हुआ है। आगे देखो भाई क्या बताना चाह रहा है, सिमिलरली कैटायन आर आल्सो सराउंडेड बाय अनायन। इसी प्रकार देख लो भाई दूसरा कोई फेस उठाएंगे, सच अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पे, साइज ऑफ द आयन कि साइज कैसा है, चार्ज कैसा है उनके ऊपर, और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अनायन, है ना। ये पोलराइजेशन क्या होता है भाई, फजान रूल पढ़ा है ना, फजान रूल कॉम्पिटेटिव वालों को तो काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है ये सब कुछ, ठीक है। नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे भाई, है ना, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे काम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं भाई फटाफट से। आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये मैंने समझाया आपको क्यों होते हैं, है ना। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी मैंने समझाया आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद भाई आयनिक सॉलिड आर नॉन कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक सॉलिड इन देयर फ्यूज स्टेट, मोल्टन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने सब समझाया ये ऐसा क्यों होता है। तो देख लो भाई यहां पे ऑन एप्लीकेशन शियर फोर्स, देखो ये रहा आपका यहां पे, देखो यहां पे देखिए ये आयंस हो गए बेसिकली यहां पे, तो ये दिखाया जा रहा है, देखो, है ना। एनिमेशन देख लो भाई, रिपल्सन लगेगी ऐसे, तो रिपल्सन लगेगी। अब देखो क्रिस्टल अंडरगो डिस्टोर्शन एंड फ्रैक्चर्ड जब हो जाएगा तब आयंस फ्री हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट, अरे वो मैंने समझाया वही है। एमसीक्यूज देख लेते हैं भाई। आयनिक सॉलिड आर फॉर्म ड्यू टू, कैसे बनते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ द सेम चार्ज, नहीं सेम चार्ज वाले तो दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, यस बिल्कुल सही है, इसका बी आ जाएगा भाई। अच्छा जो सी मैंने पढ़ा ही नहीं, सी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ के आंसर कीजिए। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस ऑफ सेम चार्ज, यस ट्रू है ये भी, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन आयोनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम्स, चार्ज ऑफ एटम्स, पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ भाई आगे। आयनिक सॉलिड आर कैसे हार्ड होते हैं, जी होते हैं, बिल्कुल ब्रिटल होते हैं जी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये तो गलत है भाई, है ना, ये तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब ए और बी, है ना, ए और बी हो गया भाई, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्सेस आयनिक सॉलिड्स आर स्लाइड ओवर ईच अदर, आर फ्रैक्चर्ड, सो नो इफेक्ट, ए एंड बी। तो क्या बोलेंगे भाई, ए एंड बी दोनों ही होते हैं, स्लाइड भी करते हैं और ये आपका फ्रैक्चर्ड भी हो जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हमने बात की, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड लास्ट क्लास में पढ़ाए, अब मैंने आयोनिक सॉलिड पढ़ा। नेक्स्ट इज और मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होंगे, मेटल के एटम्स रहे होंगे, है ना, मेटल के आयंस रहे होंगे। आप सभी को पढ़ाया जाता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बात कह सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बात कह सकते हैं जी अरे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी दूसरी मेटल के पॉजिटिव के साथ कैसे जुड़ गया होगा। आपने अभी अभी बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, लेकिन अब आप यहां पे कह रहे हो कि मेटल्स की वजह से सॉलिड बनेंगे, मेटालिक सॉलिड, है ना। मेटल के पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मेटल के पार्टिकल मेटल के आयंस होते हैं, तो ये कैसे जोड़ रहे हो जी आप, इसको भी समझाते हैं भाई। अरे देखो जब ये एम पॉजिटिव बना होगा, अरे कहां से बना होगा, एम मेटल रही होगी कोई, उससे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, एम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसी को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलेंगे कि क्या होता है, एम पॉजिटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया, ये आ गया जी यहां पे। इसी प्रकार इस मेटल ने भी, इसी प्रकार बहुत सारी मेटल्स होती हैं, तो यहां पे हमें समुंदर नजर आता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर नजर आता है, तो उसको डिस्कस करते हैं भाई। चलिए भाई मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड की पहचान क्या है, मेटल ढूंढ देना, कोई भी कहीं पे भी मेटल लिखी मिल जाए समझ जाना कि मेटालिक सॉलिड है। आ जाओ जी, तो देख लो ये रहा पॉजिटिव 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 दिख रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव क्या है, मेटल के एटम, फॉर एग्जांपल कोई, हाँ ऐसा हो सकता है भाई, देखो जैसे आयरन, आपने ये हो सकता है कि एफ ही रहा हो आयरन, ये भी आयरन, यानी कि आयरन 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 हो, कॉपर हो कॉपर हो कॉपर हो, इस टाइप से हो सकते हैं ये, ठीक है जी। आगे चलो, तो ये मेटल का एटम है। दीज मेटल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अभी आ जाएंगे। आओ भाई इलेक्ट्रॉनों, ये रहे जी, देखो अरे इनके साथ साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव इसके साथ ऐसे ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग बनी रहती है, ठीक है।
चलो जी आगे बात करते हैं। तो मेटल की बात हमने की, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या आ गया जी, ये क्या आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ी है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ी है। वहां पे आपको बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कोई मेटल है, कोई एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। और मेटल्स सबसे तैयार बैठी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं। ठीक है, तो ये बात बताया गया यहां पे कि कम होती है यहां पे। उसके बाद एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड काफी यूज में आना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता अलग। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी एक क्लास है, अब आपकी क्लास में तो 200 300 400 500 बच्चे बैठने हैं, मुझे सिर्फ किससे बात करनी है भाई, सुमित से बात करनी है, मुझे सिर्फ सुमित से बात करनी है। तो अब मैं अगर क्लास में ही सुमित से बात करूंगा तो 399 बच्चे क्या करेंगे भाई, 400 में से वो तो बातें करेंगे आपस में, क्योंकि मेरा तो सुनील, क्या वो मुझसे, क्या मैं, मेरी और सुनील की इंटरेक्शन, सुमित की इंटरेक्शन अच्छी हो पाएगी? अरे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे। तो मैंने क्या कहा सुमित को कि सुमित भाई चल स्टाफ रूम में चल, वहां पे जाके बातें करते हैं। ठीक है, वहां पे मैं समझता हूं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो वही होता है आइसोलेटेड का मतलब, कि आपने अलग से एक को डिस्कस करना है, उसके ऊपर आपने स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये बात आ गई। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है भाई सारी चीजें। सिंस मेटल्स हैव लो आईपी दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, देख लो भाई ये रहा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे आपके, तो इन्हें कर्नल्स बोला जाता है भाई। ये जो है ना बेसिकली इन्हें कर्नल्स बोलते हैं। देखो भाई एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है कि जो मेटालिक, जो आपके मेटल, ये जो सॉलिड है, अब देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। जब भी आप मेटालिक सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसका रीजन होता है इन कर्नल्स। ये कर्नल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इन मेटल को, इनको कर्नल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मूवमेंट होती है, तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन होने लग जाती है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसीलिए आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनको बोल सकते हैं भाई हम, है ना, CO फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को देखो समुंदर, इन्हीं को बोला जाता है CO फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे भाई। The constituent particle in the metallic solids are metal ion and free electron होते हैं भाई, स्पेशली मेटल आयंस ही बोलो आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वहीं से आए हैं। ठीक है, देखो भाई यहां पे और क्या समझाया जा रहा है आपको, तो देख लो ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द मेटालिक सॉलिड्स आर मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। The force of traction between the kernel and free electron is called metallic bond। इसी को metallic bond बोलते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा कटायन और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, इसी को मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मेटालिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये भी। ठीक है, ये मूवेबल होता है बॉन्ड, अभी समझाऊंगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है कि भाई हमारी जो वायर के अंदर जो है मेटल, कौन सी मेटल, कॉपर है ना, सिल्वर है, ऐसी मेटल्स होती हैं, एल्यूमिनियम, ये चीजें। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी एंड हीट की भी। समझ में आ गई बात सभी को? क्यों होता है ऐसा समझेंगे। अरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कितने सारे, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा आपको। ठीक है, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दे आर हार्ड, ये काफी हार्ड होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि इनको पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है ना। डक्टाइल का मतलब इनको पीट पीट के तार बना सकते हैं। बिल्कुल, ये इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से ही पॉसिबल होता है कि ये मेलेबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, मेटालिक बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दे पोजेस लस्टर एंड कलर, तो इनका कोई ना कोई चमक भी होती है इनके अंदर। मेटल आपको चमकदार चमकती हुई दिखाई देंगी, आयरन देखना, लोहा देखना भाई, है ना, या और कॉपर देखना, है ना, गोल्ड देखना, प्लेटिनम, ये सारी कलर भी होता भाई इनका, क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड का कलर आप सभी को पता है, सिल्वर का पता है, आयरन का पता है, तो इन सभी का कुछ न कुछ कलर भी होता है भाई। ये कलर भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ क्या? मेटल आयन, कर्नल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ अबव कहेंगे, ऑल ऑफ अबव कहेंगे, डी आंसर आ जाएगा, डी, वेरी गुड, ठीक है। कर्नल्स क्या है भाई? ये मेटल के आयन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक सॉलिड है, बोथ ए एंड सी। तो ये बेसिकली कर्नल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो जो बना पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज मेटल आयंस, उसी को तो कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे, विच इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड? यस, होता है इनके अंदर, सॉफ्ट नहीं होते, ये सॉफ्ट नहीं होते। अरे याद कर लो भाई, गोल्ड सॉफ्ट है क्या? सिल्वर सॉफ्ट है क्या? अरे नहीं है जी, नहीं है, तो बी आंसर नहीं होगा, बी ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मतलब है ना, तो बी आंसर आ गया भाई। तो ये था हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ डैश एंड डैश, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यस, बिल्कुल बोलेंगे, बहुत बोल दो भाई, बी एंड सी एक ही बात है। अट्रैक्शन मेटल आयन कर्नल ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? अरे भाई ऐसे ऐसे दौड़ रहा है मोबाइल, रेसिंग लगा रहा है, रेस लगा रहा है ना, मूवमेंट, मोबाइल बोले तो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, तो डी आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं और हमारा फोर्थ टाइप का और लास्ट टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट एंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट एंड नेटवर्क। जी नेटवर्क क्यों बोल रहे हो? अरे भाई ये तो जियो की सिम जैसा होता है ना, ये किसकी जैसा होता है? ये जियो की सिम है ना, कितनी तेजी से फैल गई है, तो ऐसा ही ये भी होता है, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट तो इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहां पे एटम्स होते हैं, जनरली वो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए इसको कोवलेंट बोलते हैं। और नेटवर्क सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज, एक दूसरे को अपने साथ जोड़ते चलेंगे, है ना, एक दूसरे को अपने साथ जोड़ते चलेंगे, तो इसलिए पूरा एक बड़ा सारा नेटवर्क बन जाता है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इनके भी, टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, दीज आर नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड from their formation of covalent bonds between the adjacent atom throughout of the crystal. These are giant molecule. giant molecule बोले तो बड़े बड़े आपको क्रिस्टल, इनका बड़ा बड़े का मतलब क्या है कि बहुत ही, आप बोलो कि बहुत ही एटम्स आपको दिखाई देंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये रहा भाई, these are giant molecules. कोवलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे कभी आपने सुना है NaCl की लीनियर स्ट्रक्चर होती है? कभी आपने सुना है कि भाई CaF2 के टेट्राहेड्रल या ये स्ट्रक्चर होती है? कभी भी आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी दिखाई देगा, एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी दिखाई देगा, वो उसको जुड़ेगा, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनाता है। इसके पीछे का रीजन होता है ओवरलैपिंग, है ना, सुनी होगी आपने, एक्सियल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, है ना, वो रीजन होता है। इसलिए बात ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, डायरेक्शनल। हालांकि आयोनिक बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कहते हैं हम यहां पे। दीज सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसके पीछे का रीजन क्या है जी? आप कह रहे हो कि आयनिक से कम स्ट्रॉन्ग होते, फिर रीजन क्या है? रीजन तो ये भाई, ये आयनिक से भी ज्यादा हार्ड होते हैं। रीजन है जी ये वाला, जिएंट मॉलिक्यूल, ये रीजन है नेटवर्क सॉलिड। इनका नेटवर्क बहुत तकड़ा होता है भाई, बहुत सारे एटम्स होते हैं इनके, ठीक है ना, तो ये रीजन होता है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, में डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होते हैं,
ठीक है, में डीकंपोज बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट होने से पहले डीकंपोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। आ जाओ जी आगे क्या कह रहा है ये स्लाइड में, दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। देखो भाई ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना तो यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर दे और ना ही यहां पे कोई आयंस जो कि मूवमेंट कर दे, इसका मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सेप्शन के तौर पे, है ना, कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके पीछे का रीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर, है ना। 11th में पढ़ के आए होगे भाई पी ब्लॉक में, 11th में पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है कि ग्रेफाइट की हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, वहां पे एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी मूवमेंट की वजह से वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए दे आर इंसुलेटर, ये मैंने समझा। सिलिकॉन डायमंड, देखो सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोरेंडम बोलते हैं भाई, इसका कॉमन नेम कार्बोरेंडम होता है, कार्बाइड्स में पढ़ाया जाता है। डायमंड की स्ट्रक्चर भी काफी अच्छी होती है, बेहतरीन। दोनों की स्ट्रक्चर बस सेम ही होती है। दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेम ही होती है। मैं बना के भी दिखा देता हूं थोड़ी थोड़ी, हालांकि अपने पास तो एनिमेशन है तो उससे आपको दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। देखो ऐसा होता है कि डायमंड में तो क्या होता है, कार्बन 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 ही होते हैं, तो डायमंड तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये इसके एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन, इसके, ठीक है, कार्बन के। तो ये देखो ऐसा टेट्राहेड्रली जुड़े हुए होते हैं। ये कार्बन, एक ऊपर कार्बन, एक यहां पे कार्बन, एक यहां पे कार्बन, एक यहां पे कार्बन, फिर ये वाला कार्बन फिर 3 बनाएगा, है ना, ये वाला कार्बन फिर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये डायमंड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का क्या मतलब होता है भाई? SiC, SiC, इसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम इसे बोला जाता है। इसमें बस क्या करते हैं, अगर यहां पे आपका सिलिकॉन है तो एक सिलिकॉन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक सिलिकॉन 4 कार्बन से जुड़ा होगा और एक कार्बन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, एक कार्बन 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ। तो ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन कार्बाइड की, SiC बोलेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। आ जाओ जी आगे, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे हम। तो देखिए ये रही जी स्ट्रक्चर, ये आ गई स्ट्रक्चर। देख लो भाई ये किसकी है? डायमंड की है भाई, डायमंड की। देख लो 3 डायमेंशनल, देख लो, देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है भाई? sp3a, टेट्राहेड्रल ये जुड़े हुए होते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है जी? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे एनिमेशन के साथ। टेट्राहेड्रल का इतना सा मतलब है कि ये जो है ना, ये ऊपर जो दिख रहा है, ये जो यहां पे दिख रहा है, ये जो यहां पे देखो, ये यहां पे आपकी तरफ देखो इसको बाहर, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो 109 डिग्री ना 109 डिग्री का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको 2 डायमेंशनल दिख रही है ना, हालांकि भाई इस इमेज में तो आपको 3 डायमेंशनल ही दिख रही होगी, तो ये 3 डायमेंशनल होती है और काफी जिएंट मॉलिक्यूल होता है ये, है ना। इसलिए डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल होता है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल इस स्ट्रक्चर की वजह से ही होता है, ठीक है। और डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है ना। डायमंड क्रिस्टलाइन तो है ही भाई, किस टाइप का क्रिस्टलाइन है? कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है ना। इसका मैं पढ़ाऊंगा कि इसकी भी एक क्रिस्टल बनता है, इसका भी एक क्रिस्टल होता है डायमंड का, ठीक है, पढ़ाएंगे वहां पे, समझाएंगे काफी अच्छे से। क्यों टेंशन ले रहे हो? इसको ध्यान से देख लो भाई, इसको ध्यान से देख लो, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी आगे। चलो भाई नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिखाया गया कि कैसे नेटवर्क बनता है, देखो, है ना। अभी ये तो छोटा सा पूरा फैलता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आज जो जी ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है। पहली बात तो अभी अभी आपको पढ़ाया गया है कि जो कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। डायमंड सॉफ्ट कैसे हो गया जी? सॉरी, आपका ग्रेफाइट सॉफ्ट कैसे हो गया? दूसरी बात, ये आपका गुड कंडक्टर भी है। तो देखो सॉफ्ट सॉलिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी स्ट्रक्चर में छुपा राज, ठीक है। डायमंड भी कार्बन से मिलकर बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है। डायमंड कितना महंगा और ग्रेफाइट कितना सस्ता, ठीक है। तो देखो भाई आओ, तो यहां पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे, अभी देखना, अभी आ जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट हैज लेयर लैटिस स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेंट।
है ना। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे, ग्रीस है ना चिकनाई वाली जगह पे, लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ना। एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अमोंग द कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर आएगी मेरे हिसाब से, स्ट्रक्चर ऑफ ये रही जी, देखो ये एक लेयर होगी। हेक्सागोनल क्यों बोल रहे थे, देखो एक बार मैं पूरी ले लेता हूं फिर समझाता हूं। ये एक और लेयर होगी, इनके लेयर्स में यहां पे देखो, इनके लेयर्स में भी बॉन्ड होते हैं, वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, है ना। तो देखो यहां पे ये एक लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये देखो ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ये जुड़े नहीं होते, ये तो मैं काफी जगह खुली दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे, तो ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं भाई, ये इसकी दे फॉर्म लेयर बाय लेयर, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर होती है, ठीक है। तो ये रही आपकी, इस तरीके से देख लो ध्यान से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई, देखो सारे जो मैंने पढ़ा दिए हैं, अब आपको चारों टाइप के पढ़ा दिए हैं, अब उनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। अब उनकी एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं भाई, देखो ये हेक्सागोनल बन रहा था यहाँ पे, है ना, हेक्सागोनल इसीलिए इसे बोला जाता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होते हैं, ये कौन से बॉन्ड होते हैं भाई, ये कौन से बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से एक, ठीक है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स भी होते हैं इसके अंदर, आपने पढ़े होंगे 11th में। तो यहां पे क्या होता है भाई, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूवमेंट करता रहता है, उसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो भाई एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं फटाफट से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए भाई, अब हमने जो पढ़ा है उसको पूरा एक कंक्लूड करते हैं एक जगह पे, है ना। तो आगे है भाई हमारी ये पूरी टेबल, ये पूरी टेबल मैंने एनसीईआरटी से ही ली है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट चीजें आपसे पूछते हैं, हालांकि सब मैं चीजें आपको समझाऊं भी। तो आ जाओ भाई एक बार फटाफट से, अरे कहां पे भाग गई, ये रही, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ, डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले भाई मॉलिक्यूलर में 3 नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्सेस होते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं, आर्गन किसका एग्जांपल है भाई, आर्गन नॉन पोलर का ही एग्जांपल है। अगर आपसे बोले कि क्रिस्टलाइन में भी मॉलिक्यूलर में भी आर्गन किस टाइप का होता है, नॉन पोलर, ठीक है। CCl4 भी नॉन पोलर का एग्जांपल होता है, H2 भी नॉन पोलर का एग्जांपल होता है, I2 भी नॉन पोलर का एग्जांपल होता है, CO2 भी नॉन पोलर का एग्जांपल होता है। तो ये देखो अलग से भी लिख देता हूं कि नॉन पोलर कौन से भाई, आर्गन जो हो गया, है ना, आर्गन, है ना, CCl4, क्योंकि ये भाई ये कैसे नॉन पोलर क्यों बोल रहा हूं, है ना, ये इनके अंदर या तो देखो आर्गन में तो कोई चार्ज वार्ज कुछ है ही नहीं, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर डाइपोल मोमेंट 0 होती है ना। H2 जो है आपका वो नॉन पोलर टाइप का होता है, I2 जो होता है वो भी नॉन पोलर टाइप का होता है ना। CO2 लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है C, तो ये भी आपका, वहां पे पिछली स्लाइड में CO नहीं था, वो CO2 ही था, वो गलती से लिखा हुआ था। तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होती है, इंसुलेटर भी होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होते हैं, ठीक है भाई। अब पोलर की अगर आप बात करोगे तो यहां पे डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं, इसका एग्जांपल HCl हो गया और SO2 हो गया, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर और ये भी लो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, तो H2O आइस इसका बेहतरीन एग्जांपल है। इनकी ये हार्ड होते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हार्ड होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं और इनके भी मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। उसके बाद भाई आयनिक पढ़ाए मैंने, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस, यहां पे जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, आयोनिक बॉन्ड, है ना। इसके एग्जांपल NaCl, MgO, ZnS, CaF2, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में बट गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। उसके बाद भाई ये जो है हमारा वो है मेटालिक वाला, ये मेटालिक है। पॉजिटिव आयन इन दी सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, हार्ड मेलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लास्ट वाला भाई कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एटम्स, है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग, SI देखो ये क्या आपका SiO2, ये ध्यान में रखना भाई, इसे क्वार्ट्ज बोला जाता है, क्वार्ट्ज बोलेंगे इसे। सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, अकेला कार्बन डायमंड की फॉर्म में, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट होता है, तो भाई पूरी टेबल समझ में
आ गई ना। चलो जी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अरे भैया जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। देख लो, क्लासीफाई, बताओ कि कौन किस टाइप का सॉलिड है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहां पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर ऑपरेटिंग, तो बताओ कौन किस टाइप का सॉलिड है। अच्छा जी, पोटेशियम सल्फेट, देखो भाई पोटेशियम सल्फेट बोले तो K2SO4 है भाई। K2SO4 कैसा होता है भाई, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है भाई। ये कैसा है, आयनिक, क्यों, क्योंकि K के ऊपर पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। टिन, टिन क्या होगा भाई, टिन, तो टिन बेसिकली क्या है आपका, टिन, तो ये आपका कैसा हो जाएगा भाई, SN, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। और किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे इसे, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेंजीन, बेंजीन कैसा होता है भाई, देखो ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों है ना, देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। तो बेंजीन नॉन पोलर होता है, और बेंजीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर, यानी कि जो बेंजीन होता है आपका वो नॉन पोलर है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। यूरिया की बात करोगे भाई, यूरिया, तो यूरिया क्या फॉर्मूला होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये भी आपका मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये भी आपका मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और उसमें भी ये पोलर, क्या कैसा होता है भाई, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये भाई। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का जो एग्जांपल आप दोगे भाई, अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये भी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर में भी किस टाइप का भाई, H बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर में भी किस टाइप का एग्जांपल है, H बॉन्डिंग का एग्जांपल है। वाटर भी मॉलिक्यूलर में H बॉन्डिंग का एग्जांपल है, वाटर भी मॉलिक्यूलर में H बॉन्डिंग का एग्जांपल है। जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4 आयनिक है भाई, आयनिक, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद भाई ग्रेफाइट, अभी अभी पढ़ाया मैंने, नेटवर्क या फिर कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क या फिर कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। रुबिडियम, रुबिडियम मेटल होती है भाई, RB से डिनोट करते हैं, तो ये मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आर्गन, आर्गन भाई, आर्गन क्या, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर्गन नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होती है भाई, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसी होती है, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। अरे देखना आ गया, देखना आ गया कि कौन मोलिकुलर, कौन कोवलेंट, और मोलिकुलर में कौन किस टाइप का, ये था जी एग्जांपल। सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट करके, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, देख लेंगे भाई उस डाउट को भी। चलो जी आगे बात करते हैं, चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, solid A is very hard electrical insulator in solid as well as molten state, melt at extremely high temperature। तो बताओ वो किस टाइप का सॉलिड है। पहली बात तो ये देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि वो क्या है, वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। कब, सॉलिड में भी और मोल्टन में भी। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि वो आयनिक सॉलिड नहीं है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि वो आयनिक सॉलिड नहीं है, क्योंकि आयनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, तो आयनिक तो हटा दो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है ना, तो देखो मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कौन होते हैं भाई, तो कौन होते हैं, यहां पे लिख लो आंसर इसका, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या भाई, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसी को हम नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलेबल एंड डक्टाइल। देखो भाई पहले तो ये कह रहा है कि भाई आयनिक क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां पे हो जाती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलेबल एंड डक्टाइल, तो आंसर लिख लेना मेटालिक सॉलिड। आंसर क्या आ जाएगा भाई,
मेटालिक सॉलिड आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? मेटालिक सॉलिड। कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ना वो आपका गुड कंडक्टर भी होते हैं, मैलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ेंगे साथ साथ में उनके क्वेश्चन भी करेंगे भाई। अपना तो यही तरीका है। और लास्ट में सारे मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जेई वालों के लिए भी, पीवाईक्यू नीट वालों के लिए भी, और फिर चलाऊंगा रैंक बूस्टर सीरीज, है ना, जेई एडवांस के लिए भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। और भाई जो बच्चे और एमएससी एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो पूरा पढ़ाएंगे आप। तो डिफाइन द टर्म अमोर्फस, गिव द फ्यू एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस का मतलब होता है भाई यहां पे, है ना, जो आपकी एटम्स की अरेंजमेंट होती है इर्रेगुलर होती है ना, नॉट वेल डिफाइंड, है ना, नॉट वेल ऑर्गेनाइज, उन्हें अमोर्फस बोलते हैं। अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल में आप लिख सकते हो ग्लास, लिख सकते हो भाई, ग्लास इसका एग्जांपल है। यहां पे आप प्लास्टिक, पॉलीथीन जो भी है आप लिख सकते हो, ये वाले, है ना, या भी ये सारे एग्जांपल होते हैं भाई आपका किसके? अमोर्फस के। What make a glass different from a solid such as quartz? Under what condition should be quartz into converted into glass? देखो भाई क्वार्ट्स का फार्मूला मैंने पढ़ा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होता है भाई आपका क्वार्ट्स। तो व्हाट मेक एट ग्लास डिफरेंट फ्रॉम दिस, इससे क्या अलग बनाता है, तो और कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो? तो भाई यहां पे जो बॉन्डिंग्स होती हैं बेसिकली वो काफी मतलब ठीक ठाक बॉन्डिंग होती है यहां पे एज कंपेयर टू दिस ग्लास। तो ऐसे बना सकते हैं। तो भाई जब आप इसको SI यहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब थोड़ा सा ये आपका हार्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहां पे जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको भाई आप एकदम से बहुत ज्यादा हीट करके और कूल कर दीजिए, है ना, एकदम से हीट करके और कूल कर दीजिए। चलो जी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। यह क्वेश्चन आपका ये देख लो भाई, ये पढ़ भी लेना थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे ये ज्यादातर आते नहीं है क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना आप इनका आंसर। लेकिन यह क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आयनिक मेटालिक मॉलिक्यूलर नेटवर्क। आ जाओ जी, सबसे पहले क्या बोला, है ना, देखो इसको बोला टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। तो अरे मॉलिक्यूल है भाई ये, अरे कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? मॉलिक्यूल्स है। अगर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। MCS का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद भाई सेकंड क्या है? अमोनियम फॉस्फेट। तो ये देखो भाई साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे अमोनियम पे क्या रहा होगा भाई, है ना, अमोनियम पे एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और ये आपका फॉस्फेट है, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो आयंस है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो तो ये कैसा हो जाएगा भाई? इसे मैं लिखूंगा आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम कैसा होता है? कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। I2 कैसा होता है? नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका I2, है ना। P4 कैसा होता है भाई? ये भी आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद रखिएगा। प्लास्टिक कैसा होता है भाई? प्लास्टिक आपका अमोर्फस सॉलिड होता है। प्लास्टिक कैसा हो जाएगा? अमोर्फस, है ना, प्लास्टिक कैसा हो जाएगा? अमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। ग्रेफाइट कैसा हो जाएगा भाई? कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट कैसा? कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ब्रास कैसा हो जाएगा भाई? मेटालिक सॉलिड बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो एक मिनट रुको। ब्रास, है ना, ब्रास क्या होती है? मेटलॉइड्स होते हैं। ब्रास क्या होती है? मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसे बेसिकली बिल्कुल मेटालिक सॉलिड बोल देंगे भाई, मेटालिक सॉलिड बोल सकते हैं। उसके बाद भाई रुबिडियम मेटालिक सॉलिड हो जाएगा, है ना। लिथियम ब्रोमाइड ये आयोनिक सॉलिड हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। एंड सिलिकॉन जैसे कार्बन के नीचे ही तो सिलिकॉन होता है, तो ये आपका कोवलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका कोवलेंट एंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। तो बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आई हो? तो ये थी भाई हमारी यहां तक की कहानी। अब देखो भाई, अब MCQs डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वैसे करवा दिए हैं आपको NCERT के भी। कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड, यस।
कोवलेंट नेचर के होते हैं, यस। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यस। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल जी, ऑल ऑफ दीज, तो डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, है ना। तो इसको मैं पढ़ा देता हूं भाई, समझा देता हूं अच्छे से। देखो भाई, पूरी कहानी सुनते जाना, बहुत जबरदस्त कहानी बता दूंगा, है ना, याद रखोगे मुझे भी, है ना, एज ए टीचर। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं मैटर। सबसे पहले कहां से शुरुआत की? मैटर से। मैटर से कहां पे पहुंचे? सॉलिड। कहां पे पहुंचे? सॉलिड। सॉलिड से कहां पे पहुंचे? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। अमोर्फस। अब यहां से कहां पहुंच गए भाई? यहां से हम डिफरेंट में पहुंच गए। अब देखो भाई, अब हमने जो बात करनी है इस पूरे चैप्टर में, वो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करनी है। इस पूरे चैप्टर में जो हमने बात करनी है वो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करनी है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ये सारे टाइप के क्रिस्टल आपको मिल सकते हैं। अब देखिए भाई, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं यहां पे। अच्छा जी, एक मिनट, वापिस से मैं समझाता हूं आपको, खाली स्लाइड लेनी पड़ेगी। देखिए, अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, अब अमोर्फस की बात करेंगे नहीं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की जाती है, तो कुछ टर्म्स यूज की जाती है, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स यूज करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे स्पेस लैटिस की। ये भाई आपको पीपीटीज में नहीं मिलेगी, तो इनको नोट कर लेना। सबसे पहले जो हम यहां पे बात करेंगे वो स्पेस लैटिस की बात करेंगे। देखो, स्पेस लैटिस की। अब देखो जी, ठीक है, ये आपने लिखा, इसमें दो बातें मैंने लिखी हैं कि स्पेस और लैटिस। ये लैटिस क्या होता है भाई? लैटिस क्या होता है? लैटिस का मतलब आप बोल सकते हो कि जुड़ना, है ना, एक टाइप का क्लस्टर, है ना, जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, एक लैटिस बनी हुई है ना। तो आप बोल सकते हैं, एक गुच्छा बोल सकते हैं हिंदी में, गुच्छा। ठीक है, तो स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब ये होता है कि भाई स्पेस में कोई भी पॉइंट है आपका, स्पेस में क्या है भाई आपका, है ना, ये मान लो स्पेस है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, है ना, इसको क्या बोलोगे? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। अगर स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, जैसे यहां पे एक स्पेस की लैटिस बनी हुई है, कहां बनी हुई है? दिखाई तो नहीं दे रही। अरे भाई, कोई एटम रखोगे उसके अंदर जब भी तो दिखाई देगी। लेकिन यहां पे मैं क्यूब तो बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखो जी, क्यूब अभी बना लूंगा, है ना, ऐसे ऐसे करके। एक और मैंने ऐसे बना, दोनों को जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, एक क्यूब बना दी भाई मैंने। दिखा आपको? नहीं दिखाना। तो यही है क्रिस्टल लैटिस का मतलब। सॉरी, क्रिस्टल लैटिस तो बाद में बात करेंगे। स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब है कि ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसमें भाई आपकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है जो पॉइंट्स की, उसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं, है ना। मैं यहां पे डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट बना सकता हूं। ठीक है, क्यूब बना सकता हूं, है ना, मोनोक्लिनिक बना सकता हूं, मैं आपका यहां पे स्क्वायर बना सकता हूं, मैं यहां पे आपका टेट्रागोनल बना सकता हूं। तो ये है, लेकिन कब बनेंगे वो? जब आप कोई पॉइंट रखोगे जब ही बनेंगे ना। तो देखो, स्पेस लैटिस का मतलब ये हुआ। अब जब हमने देखो, अब स्पेस लैटिस देखो, उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड टर्मिनोलॉजी यहां पे, क्रिस्टल लैटिस। सेकंड क्या होता है भाई आपका? क्रिस्टल लैटिस होता है। इस क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है जी? क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये होता है जब आपने ये जो पॉइंट थे, है ना, ये जो स्पेस में क्या थे? पॉइंट। ये स्पेस में जो थे पॉइंट, अगर उनमें आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भर दिया है, कोई भी आपने यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रख दिया है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है आपका लैटिस पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो आपकी क्रिस्टल लैटिस होती है, उसके अंदर जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वही तो हमारा लैटिस पॉइंट होता है, वही तो हमारा लैटिस पॉइंट होता है। तो ये आ गई भाई आपकी क्रिस्टल लैटिस। तो स्पेस लैटिस से अगर क्रिस्टल लैटिस, मान लो मैंने अभी क्यूब बनाया, अब मैं क्या कर देता हूं? मैं वहां पे एटम्स रख देता हूं, मैं वहां पे आयंस रख देता हूं। अब आपको क्यूब दिखाई देगा, आप कहोगे यस सर अब तो क्यूब दिखाई दिया, यहां पे स्पेस में रख दूं तो भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस होती है हमारे पास, है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन आप समझते जाना सारे पॉइंट्स को। अब मैंने क्या किया भाई? अब मैंने क्या किया? इस क्रिस्टल लैटिस की बात मुझे करनी है ना, इसे क्रिस्टल लैटिस की बात मुझे करनी है भाई। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल लैटिस होती है वो आपका 1 डायमेंशनल हो सकती है भाई। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक
ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है भाई, एक ही है ना, एक ही एक्सिस में आप एटम्स रखते जा रहे हो, लैटिस पॉइंट रखे हुए हैं आपके, तो ये क्या बनेगी भाई आपकी वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। क्या बनेगी, वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो एक लाइन, अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींच देता हूं, या फिर मैं एक आप स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा कर देता हूं, अगर आपसे पूछूं भाई बताओ क्या ये लैटिस है, आप कह सकते हो यस है। कौन सी लैटिस है जी, आप कहोगे वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। और वहां पे जो एक स्टूडेंट है वो किसका काम कर रहा है, उस लैटिस में, उस वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में एक स्टूडेंट किसका काम कर रहा है, वो लैटिस पॉइंट का काम कर रहा है। किसका, लैटिस पॉइंट का। ठीक है जी, उसके बाद समझ में आ गई बात भाई। उसके बाद हमारा सेकेंडली कौन सा पॉसिबल हो सकता है, आप कहोगे जी टू डायमेंशनल भी पॉसिबल हो सकते हैं। टू डायमेंशनल आप स्पेस में रख दो पॉइंट्स, टू डायमेंशनल। तो इसको समझेंगे भाई, इसको मैं समझाऊंगा ऊपर, टू डायमेंशनल को ऊपर समझाऊंगा। देखो यहां पे तो टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मैंने पॉइंट्स रख दिए। ये क्या भाई, हमारे यहां पे पॉइंट्स रख दिए भाई हमने, मान लो ये रहा पॉइंट, ये रहा है ना, ये मैंने यहां पे स्पेस में ऐसे ऐसे पॉइंट रखे हुए हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक क्या है, टू डायमेंशनल की अगर आप बात करोगे तो यहां पे आपका क्या क्या पैरामीटर आ गए भाई, टू डायमेंशनल में क्या क्या पैरामीटर आ गए। देखो टू डायमेंशनल में क्या क्या पैरामीटर आ गए, एक तो ये वाली एज लेंथ आ गई भाई, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और एक ये वाली आ गई बी, है ना। तो यहां पे दो एज लेंथ आ गई, है ना, कि भाई एज लेंथ होगी, और एक इनके बीच में एंगल भी आ जाता है भाई, है ना, इसको मैं अल्फा बोल सकता हूं, एक यहां पे एंगल भी आ जाता है। तो भाई ऐसी ऐसी हम 5 टाइप की क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, है ना। जो आपकी टू डायमेंशनल स्पेस, मतलब टू डायमेंशनल जो है आपका, उसमें हम 5 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल बना सकते हैं। कैसे कैसे भाई, 5 टाइप के कौन से बना दोगे आप। देखो भाई सबसे पहला तो आप क्या बना सकते हो यहां पे, कि भाई देखो ये जो है आपका, ये जो है और ये जो है, इसको अगर आप मिला रहे हो ऐसे, इसको अगर आप मिला रहे हो तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, और यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं भाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। हालांकि भाई मैंने ये थोड़े से ठीक नहीं बनाए हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा भाई, पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भाई आपका ए सारी एज लेंथ सेम रही होंगी, और एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री का रहा होगा। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे स्क्वायर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप बनाना इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं बना भी देता हूं दोबारा से, यानी कि आपको थोड़ा सा किस पॉइंट का ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, इनका डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखो ये रहा, तो भाई अच्छा, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि सही से दिखा पाऊं, है ना, कि इनका सारों का डिस्टेंस सेम रहे, सभी का डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, एज इनका सारा सेम रहना चाहिए भाई। इसको थोड़ा सा और नजदीक बनाना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे होगे आप इतना तो, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा भाई आपका, तो सबसे पहला क्या बनेगा भाई, ये बन गया आपका स्क्वायर। अब आपको लगभग थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं कि ये क्या बनेगा आपका, स्क्वायर। तो ये एक आपका टू डायमेंशनल में आपने स्क्वायर बनाया, टू डायमेंशनल में आपने स्क्वायर बनाया। उसके बाद भाई रेक्टेंगल कैसे बना सकते हो, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा भाई, है ना, इसको रेक्टेंगल ही बोलते हैं ना भाई, मैथ थोड़ा सा वीक अपना, है ना, ये रेक्टेंगल का नहीं पता होता ज्यादा। तो ये ए है अगर, और ये आपका बी हो गया, तो ये एक रेक्टेंगल बना भाई यहां पे, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया भाई, स्क्वायर भी बन गया। और क्या क्या बना सकते हो भाई यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे भाई और भी पॉसिबिलिटीज है। एक हेक्सागोनल भी बना सकता हूं, यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूं, एक हेक्सागोनल भी बना सकता हूं। अब ये हेक्सागोनल क्या होता है, टू डायमेंशनल एचसीपी बोलेंगे। देखो भाई किसी भी पॉइंट को मिलाओ, 3 पॉइंट को, अलग कलर लेना पड़ेगा थोड़ा सा आपको दिखाई दे तो, ठीक है। जैसे कि ये वाला ले लो भाई, यहां से ये मिलाया, यहां से ये मिलाया, इसी प्रकार यहां से ये मिलाया, इसी प्रकार ये आगे बढ़ाया, यहां पे मिलाया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मिला, तो आपको एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई यहाँ पे 5 टाइप की टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, 5 टाइप्स की टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, है ना। हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा होता नहीं है। बोर्ड वाले बच्चे जो चाहे ना भी पढ़े इसे, जो भी कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे वो जरूर पढ़ें, बोर्ड वाले जो चाहे ना पढ़ो उसको छोड़ स्किप कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं भाई 3 डायमेंशनल की। अब हम किसकी बात करते हैं, 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको टेबल याद नहीं होती है लेकिन आज के बाद याद हो जाएगी।
जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है उनको टेबल याद करवा दूंगा। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि भाई आपका अब यहां पे 3 पैरामीटर आ जाएंगे। 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा भाई आपका, अब देखो यहां पे 3 पैरामीटर आते हैं 3 डायमेंशनल में। 3 कौन कौन से भाई, 3 तो एज लेंथ मिलेगी आपको यहां पे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में 3 एज लेंथ मिलेगी। कौन कौन सी भाई, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, है ना। ऐसा देख लो भाई, यहां पे एक ये पॉइंट हो गया, यहां पे आपका एक्स एक्सिस हो गई, यहां पे आपका वाई एक्सिस हो गई, और इसके यहां पे इस तरीके से क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। क्या हो गई भाई, 3 जेड एक्सिस होगी। तो ये देखो, ये इस एक्स एक्सिस के अगर अलोंग जाओगे तो ए एज लेंथ मिल सकती है, यहां पे बी भी मिल सकता है, और यहां पे सी भी मिल सकता है। इनके बीच का एंगल को अल्फा बोल दूं, इनके बीच के एंगल को बीटा बोल दूं, और इनके बीच के एंगल को गामा बोल दूं। ठीक है, तो भाई देखो, पानी पी लेते हैं भाई, फिर समझाते हैं आपको, है ना। पानी पी लेता हूं मैं एक बार अच्छे से, फिर समझाता हूं आपको। तो भाई अब बात करते हैं यहां पे कि 3 एज लेंथ है और 3 ही एंगल है। हो सकता है अब इनसे मिलके, अब इन पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 2D में 5 बताइए ना, ऐसे ही 3D में आपके पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है भाई। अब होता क्या है ना, स्टूडेंट्स को चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देता हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन देता हो, उनको वो टेबल ही याद नहीं होती। कौन से टेबल भाई, क्यूबिक वाली, है ना। क्यूबिक हो गया, है ना, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राई क्लिनिक हो गया, याद ही नहीं हो रहा जी। और क्वेश्चन कंफर्म आता है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, वहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है। तो चलो जी, उसी की बात कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं बताता हूं आपको ट्रिक। इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं, ट्रिक बताता हूं भाई। कैसे ट्रिक है, देखना सभी बच्चे, वो पूरी टेबल एकदम से याद हो जाएगी। तो ट्रिक का नाम है भाई अपनी, है ना, खुद की बनाई हुई ट्रिक है भाई, बिल्कुल। तो ट्रिक है आपका सीटी, है ना, सीटी, ये वाली सीटी है ना, सीटी तो, है ना, सीटी तो हरिओम बजाता था। क्या ट्रिक है भाई, सीटी तो हरिओम। देखो भाई, मेरा एक स्टूडेंट था, वो हमेशा सीटी बजाता था। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कि सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था। तो सीटी तो हरि ओम बजाता था भाई। मेरी बनाई हुई ट्रिक है, फेमस कर देना इसको और बता देना सभी को कि उन टीचर से सीखी हमने ये ट्रिक। तो सीटी कौन बजाता था भाई, हरिओम। ठीक है जी, आ जाओ, इसके पीछे लिखो कोड 11-12। क्या लिखो भाई, 11-12, है ना। अरे गिनती आती ना, 11-12। अब 13 मत लिखना, 21, सीधा 21, है ना। तो 21, 22, 21, 22। इसके बाद लिखना 31, 32 एंड 33। बजाता का मतलब क्या है जी, कुछ नहीं है बजाता का मतलब। बजाता तो आपको समझाने के लिए बताया गया, बस यहां पे बजाता तो आपको समझाने के लिए बनाया है। तो क्या क्या मतलब है जी, ये क्या लिख दिया, सीटीरियम, ऐसे कोई थोड़ी नहीं पढ़ाता है ना। ये क्या सिखाने लग गया आप केमिस्ट्री की जगह पे। अरे भाई केमिस्ट्री ही सिखाएंगे। इस सी का मतलब यहां पे होता है क्यूबिक से, इस सी का मतलब यहां पे क्यूबिक से, है ना। इस टी का मतलब किससे भाई, ट्राइगोनल से। किससे भाई, ट्राइगोनल से। इसी का दूसरा नाम होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल इसी को बोलते हैं भाई, रोम्बोहेड्रल। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो का मतलब होता है टेट्रागोनल। टेट्रा, अरे भाई ट्राई पहले आता है या टेट्रा, अरे ट्राई का मतलब तो 3, टेट्रा का मतलब 4, तो 3 पहले आएगा, तो इसलिए टी लिखा है। हरी का मतलब होता है हेक्सागोनल से, हरी का मतलब यहां पे हेक्सागोनल से है भाई। ओ का मतलब यहां पे ऑर्थोरोम्बिक से है, ऑर्थोरोम्बिक। एम का मतलब यहां पे मोनोक्लिनिक से है, मोनोक्लिनिक से। एंड बजाता का कोई मतलब नहीं। था का मतलब यहां पे ट्राई क्लिनिक से है, था का मतलब यहां पे ट्राई क्लिनिक से है। चलो जी, ये नाम तो हमें भी पता थे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये नाम तो हमें पता ही थे। हमें तो ये याद नहीं होता कि भाई मोनोक्लिनिक में एज लेंथ का क्या रिलेशन है, ट्राई क्लिनिक में एंगल का क्या रिलेशन है, हमें तो ये याद नहीं होता। ये याद करके दिखाओ, फिर मानेंगे आपको टीचर है वो आप, है ना।
तो देखो भाई यहां पे आ जाओ जी, बिल्कुल। अब देखो ये जो पहले लेटर नजर आ रहे हैं जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, ये जो पहले लेटर नजर आ रहे हैं जिनको मैं रेड से लिख रहा हूं, ये क्या होते हैं भाई हमारी, ये रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एज लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैं ये लिख रहा हूं भाई नीचे ब्लू, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला लास्ट वाले लेटर जो है ना, नंबर जो है ये सेकंड है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो ब्लू वाले जो है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ब्लू वाले, चलो ग्रीन बना दिया यार अब तो है, ऐसे करने लग गया यार ये तो, अरे ये क्या हो गया भाई चलो भाई कोई बात नहीं, होता रहता है, सीखेंगे। सारा ही गया, कोई बात नहीं भाई, दोबारा लिख देते हैं, हमने कहीं देख से थोड़ी नहीं लिखा था, तो ट्रिक क्या थी भाई, दोबारा से लिखता हूं मैं फटाफट से, है ना, ये तो सारा ही काम खराब कर दिया। तो ट्रिक थी सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था, ये ट्रिक थी भाई हमारी, है ना। रफ हो गई कोई बात नहीं गलती से, है ना। उसके बाद 11, 12, 21, 22, है ना, 31, 32 और 33, ठीक है ना। अब दोबारा से क्या बोला था मैंने, ये जो आपका है ब्लैक, जो पहला ये किसको, एज लेंथ को, ये किसको भाई, एज लेंथ को, और सेकंड वाला किसको भाई, एंगल को, सेकंड वाला एंगल को। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, अब नहीं मिटाऊंगा मैं इसको दोबारा से, ठीक है। क्या भाई, अब जो आपका अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ ना, 1 उसका मतलब है तीनों सेम है, ऑल 3 सेम, है ना, ऑल सेम। 1 अगर कहीं पे लिखा हुआ, चाहे आगे चाहे पीछे, सारी सेम, ऑल सेम। 1 का मतलब होता है ऑल सेम, 2 का मतलब होता है एनी टू सेम, और 3 का मतलब तीनों सेम नहीं, 3 का मतलब तीनों सेम नहीं, तीनों मतलब तीनों सेम नहीं होगी। 3 का मतलब ऑल 3 डिफरेंट, 3 का मतलब हो जाएगा ऑल 3 डिफरेंट। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा जी, चलो क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा, तो देखो भाई दोबारा से एक बार पढ़ो। आप सभी बच्चों ने करना क्या है, ये ट्रिक देख के खुद से लिखना है, 1-2 बार लिख लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं भाई आगे की बात कर लेते हैं फटाफट से। सीटी तो हरिओम बजाता था, सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन बताओ जी। अब देखो यार, यूनिट सेल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनिट सेल क्या होती है आपकी, भाई जो पूरा क्रिस्टल होता है ना आपका, जो पूरा क्रिस्टल होता है उसमें एक स्मॉलेस्ट, एक सबसे छोटी और रिपीटिंग, सबसे छोटी और रिपीटिंग जो होती है आपकी, जो बार बार रिपीट होती है और पूरे क्रिस्टल को बनाती है, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल आपका एक क्रिस्टल का ही पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। तो पहले मैं आपको भाई बता देता हूं फटाफट से, वो ट्रिक सीटी तो हरिओम बजाता था उसका। देखो भाई, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which repeated in different direction generate the entire crystal lattice. A regular 3-dimensional arrangement of identical points in the space is called crystal lattice. A regular 3-dimensional arrangement of identical points in space is called crystal lattice, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे ये एक लैटिस है भाई, ये भी एक लैटिस है, इससे बनेगी। अब देखो, अब इससे ये पूरा बनेगा, मान लो इससे ये पूरा बनेगा, तो ये एक क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भाई, यूनिट सेल। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, देख लो भाई, देख लो कैसे बन रहे हैं, देख लो पूरा घर बन गया, ठीक है। यहां पे पूरे घर की फॉर्मेशन हो गई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव भी होते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब यह होता है ऐसी यूनिट सेल जहां पे एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे पाए जाते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे पाए जाते हैं। मैं समझाऊंगा इसको आगे डिटेल में, है ना। सेंटर्ड, जहां पे आपका कॉर्नर पे तो हो ही हो, उसके अलावा कहीं ना कहीं सेंटर पे भी हो।
कॉर्नर पे तो हो ही हो, उसके अलावा कहीं ना कहीं सेंटर पे भी हो, उसको सेंटर्ड बोलते हैं। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और जहां पे आपका जैसे कि ये एक देखो, ये एक क्या क्यूब है भाई, ये क्या है, एक क्यूब है। तो भाई प्रिमिटिव में जो एटम्स मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे, सिर्फ इन कॉर्नर पे मिलेंगे, सिर्फ इन कॉर्नर पे मिलेंगे। देख लो ये जो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्या है ये, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अच्छा जी ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे जो होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। देखो कॉर्नर पे तो थे ही थे, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी हैं, इसको बीसीसी बोलते हैं, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। बाद में पढ़ाऊंगा क्यूबिक क्या मतलब, क्यूबिक क्या पढ़ाएंगे, क्यूबिक भी ठीक है। इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड, जो बार बार मैं बोल रहा था ना एफसीसी, एफसीसी ये है वो एफसीसी, कि यहां पे जो एटम्स होते हैं ना वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, फेस के सेंटर पे भी होते हैं। जैसे भाई ये आपको एक फेस नजर आ रहा है, ये बोर्ड आपको फेस नजर आ रहा है ना, ये इसका कॉर्नर, ये कॉर्नर, इसके बीच में भी तो एक सेंटर है ना, तो वो क्या है, फेस सेंटर। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। एक भाई आपका देखो एंड सेंटर्ड, एक क्या होती है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है टू अपोजिट पे, एक यहां पे रख दिया और एक इसके सामने, इसके सामने वाला फेस पे भी तो एक कॉर्नर है ना, एक सेंटर है ना फेस का, तो वो आपका एंड सेंटर्ड होता है। ठीक है भाई, ये एज सेंटर्ड भी होता है, एज सेंटर, एज के सेंटर पे रख दो भाई, एज के सेंटर पे, तो ये आपके होते हैं भाई। ये रहा देखो प्रिमिटिव, देखो प्रिमिटिव में आ गई, अब आ गई सीटी तो हरिओम बजाता था, है ना, अब आ गई सीटी तो हरिओम बजाता था, लो जी लिख दिए। अरे भाई अलग अलग से लिखने पड़ेंगे क्या, देखो तो जो मैंने बताया था ना आपको सीटी तो हरिओम बजाता था वो ये है जी, सीटी तो जो हरिओम बताता था वो ये देखो, प्रिमिटिव, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इन्होंने इस तरीके से लिखे हुए हैं, लिखा रहने दो, लेकिन मैंने जो तरीका बता रखा उसी से याद रखना। क्या तरीका बताया था, सीटी तो हरिओम बताता है। अब देखो फटाफट से आंसर लिख देता हूं मैं, अब समझ में आएगी वो ट्रिक। सीटी तो हरिओम बताता था, सी का मतलब क्यूबिक था, देखो वहां पे क्या लिखा था मैं लिख देता हूं फटाफट से, यहां पे लिख देता हूं छोटे अक्षरों में, सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था, है ना। नीचे क्या लिखा था 11, और मैंने कहा था कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर एज लेंथ को, सेकंड लेटर एंगल को, तो क्यूबिक में 11 लिखा रहा है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों सेम है। 1 था तो तीनों सेम थे, अगर 1 आता तो तीनों सेम थे, है ना। उसके बाद देखो लास्ट में भी 1 है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं भाई। और ये हमारी क्या की क्यूबिक सबसे सिंपलेस्ट टाइप की है, सबसे, है ना, अच्छी है दिखने में, सारी जगह से सारी एज लेंथ इक्वल है, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यह इसके बाद क्या लिखा था भाई, सीटी तो, है ना, तो यहां पे देखो तो के नीचे क्या लिखा था 11 12, इसका मतलब देखो 1। ये रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल बोला जाता है, इसके लिए क्या कीवर्ड है आपका 1 2, क्या है 1 2, इसका मतलब देखना ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट ये तो 1 से लिख दिया हमने, ये तो 1 से लिख दिया कि ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल। ठीक है, उसके बाद 2 से क्या लिखेंगे, ए अल्फा इक्वल टू बीटा, अरे 2 सेम, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि तीनों सेम नहीं होंगे, कोई भी 2 सेम होंगे भाई, है ना। कोड क्या है 1 2, कोड क्या है 1 2, इसलिए ये रहा जी। उसके बाद भाई तो का मतलब क्या लिखा था, देखो 11 12 21 22, है ना, 21 लिखा था ना, तो पहला लेटर डबल हो गया, इसका मतलब देखो टेट्रागोनल में क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। यहां पे 1 है तो क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोनल के लिए क्या लिखोगे भाई, देखो 11 12 21 22, क्या था 21 22, हेक्सागोनल के नीचे 22, इसका मतलब है ना ए नॉट 8 ए, देखो इसको ऐसे लिख लो,
इसको ऐसे लिखो कि A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। अरे अब आ गई क्या, अब आ गई क्या ट्रिक समझ में? अब ट्रिक समझ में आ गई। पूरी टेबल बना दोगे जबरदस्त तरीके से, बन जानी चाहिए भाई। जिससे भी नहीं बनेगी फिर मैं ये कहूंगा कि नॉन मेडिकल लेने के लायक ही नहीं है। इतना आसान बना दिया, अगर अब बिना बने तो चलो जी कोई बात नहीं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आपके कहने से थोड़ी नहीं मानेंगे हम। ठीक है चलो जी आगे आगे बात करते हैं। देखो भाई ये क्यूबिक है, क्यूबिक में मैंने क्या कहा, सारी एज लेंथ सेम होंगी। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, बिल्कुल सही है जी, है ना। टेट्रागोनल के लिए कोड क्या था, 11 12 21 2 1 2 का मतलब दो एज लेंथ सेम होगी। देखो अब देखो ये वाली छोटी है ना, ये और ये तो सेम है, देखना इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या देखना, अरे भाई ये A और ये B तो सेम है दोनों, लेकिन ये C तो अलग होगी ना, ये C तो बड़ी हो गई और एंगल तो सारे ही यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल तो सारे, तो इसलिए देख लो 21 कोड देखो यहाँ पे 11 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे 21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। ऑर्थोरोम्बिक में क्या बनेगा फटाफट से बताओ, ऑर्थो CT तो हरी ओम है ना, तो 11 12 21 22 31, देख लेना भाई 31 का मतलब समझते हो कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, 3 का मतलब होता है तीनों डिफरेंट, और 1 का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, देख लेना यही आएगा। लो जी अब देख लो फटाफट से, लो जी क्या आ गया, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, लो जी देख लो, है ना। ऐसे ही मोनोक्लिनिक CT तो हरि ओम, है ना, ओम हरि ओम, OM ओम, ओम के लिए क्या यूज किया था, है ना, इसके लिए देखो 11 12 21 22 31 32 का मतलब क्या है कि अब यहां पे एज लेंथ तो तीनों ही अलग होंगी, लेकिन दो एंगल सेम होंगे, दो एंगल। ये लो जी मोनोक्लिनिक 32 बन गया, अल्फा बीटा 90 डिग्री के हैं, अल्फा गामा 90 के हैं, लेकिन बीटा 90 का नहीं है। आगे ना ट्राइक्लिनिक था का बोले तो 33, लास्ट में सबसे लास्ट में 33, तो क्या आ जाएगा, ना तो कोई भी एज लेंथ से मिलेगी और ना ही कोई एंगल से मिलेगा। लो जी देख लो ऐसी होती है बांगी टेढ़ी, है ना, हरियाणवी वर्ड यूज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, ठीक है। हेक्सागोनल की बात करते हैं भाई, CT तो हरी 11 12 21 22, है ना, 22 का मतलब दो एंगल सेम दो एज लेंथ सेम। लो जी लो ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो भाई, ये आ गया, है ना। रोम्बोहाइड्रल बोले तो ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल का मतलब 1 2, है ना, तो ये रहा जी आपका, ये रहा जी आपका। तो ये था भाई हमारा 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। ये आपका यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे हम डिटेल में, क्योंकि उसको पढ़ना काफी आसान है, तीनों एज लेंथ सेम है, तीनों एंगल भी सेम है, और काफी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, तो उसके ऊपर स्टडी करना काफी आसान रहेगा, उसको समझना काफी आसान रहेगा। तो अब हम आगे किसकी बात करते हैं भाई, है ना, बाकी की चीजें जो है सेंटर्ड में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूं। तो भाई आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सबसे पहले भाई हमने डिफरेंशिएट अमोर्फस क्रिस्टलाइन को समझा, उसके बाद क्रिस्टलाइन के पार्ट समझे, क्रिस्टलाइन में भी मोलिकुलर के पार्ट समझे, सारी चीज समझने के बाद हम आ गए किसके ऊपर भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। फिर हमने स्पेस लैटिस, है ना, फिर हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ा, और 3 डायमेंशनल में मैंने यूनिट सेल में आपको बताए कि 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक वाला। इसके लिए मैंने ट्रिक समझाई। ये टेबल आपके एग्जाम में आती है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई अगर ऐसी वीडियो चाहिए, अगर ऐसे टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो भाई पढ़रे का ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है हमारा, वहां से आप बात कर सकते हो। कोर्स के रेट काफी कम है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है कि सारे बच्चे पढ़ पाएं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ पाएं, अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं। तो भाई आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो भी और कोई आपकी अदर इंक्वायरी है तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।